तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली वो कंपटीशन शुरू हो जाएगा जो कि इनर डिसेबल का कंपटीशन है, इसलिए वो एपिसोड कमाल का होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वांग को केव मिल चुकी थी, उसके अंदर जाकर वो अपनी कल्टीवेशन कर सकता है। पहले केव में जब वो जाता है तो कुछ ही टाइम के अंदर उसने पूरे केव का ही जितना भी स्पिरिचुअल ऑरा था सबको एब्सॉर्ब कर लिया था। उस वजह से वो फाउंडेशन लेवल के लेट स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। लेकिन वो मास्टर जो कि वांग को यहाँ पर लेकर आया था, उसको शक हो जाता है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये वांग इतनी जल्दी जल्दी अपनी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। तो वो जैसे ही वांग के ऊपर नजर रखने के लिए गया था, वांग समझ जाता है कि ये मेरे लिए मुसीबत की घंटी बन रहा है, तो इसको मारना पड़ेगा। उसने सीधा का सीधा ही उस मास्टर की जान ले ली थी और इसके बाद वांग अपना आगे की कल्टीवेशन के लिए निकल चुका था। तो अब यहाँ पर प्रीव्यू के हिसाब से जब वांग 743 नंबर के केव के अंदर आया था और वहां उसको बहुत सारी स्पिरिचुअल बीन की खदान दिखाई दी थी, तो वो उसकी मदद से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर इतना ज्यादा ऑरा जा रहा था कि वांग यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेता। उसको तब तक यहाँ पर कल्टीवेशन करनी थी जब तक कि वो अच्छे खासे लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता। वहीं पर कल्टीवेशन करते हुए कई दिन निकल चुके थे और कई दिन की कल्टीवेशन के बाद फाइनली वांग यहाँ पर अपना फाउंडेशन लेवल ब्रेक थ्रू करता है। नेट्स एंड सोल लेवल भी ब्रेक थ्रू कर जाता है और नेट्स एंड सोल लेवल के अब वो मिड स्टेज पे पहुंच चुका था। कुछ दिन की मेहनत और उसने इतना ज्यादा लेवल को यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से उसकी खुशी का बिल्कुल ही ठिकाना नहीं रहता। जितना उसने कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू किया था, वो जो सुनटाई की सील और युवान फेंग का आर्टिस्टिक कंसेप्शन लगा था, वो 50% के आसपास अपनी पावर खत्म कर देते हैं। मतलब कि अब उनकी सिर्फ आधी ही पावर बची थी। थोड़ा सा और वापस से वांग को ब्रेक थ्रू करना है, उसके बाद वो दोनों चीज हमेशा खत्म हो जाएगी और फिर वांग पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो इस चीज से वांग तो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन आसपास जितने भी लोग थे उन सब में एक दहशत फैल जाती कि अचानक से हुआ क्या, हम सब के गुफा की स्पिरिचुअल ऑरा कौन खा गया। जैसे ही ये खबर आसपास के एल्डर वगैरह को जाती है, उन सब को तुरंत ही बुला लिया जाता है उसी जगह पर जहाँ पर पूरी की पूरी स्पिरिचुअल ऑरा की खदान थी। सब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच चुके थे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो सारी की सारी ऑरा गायब हो गई। ये जितने भी डिसेबल और मास्टर वगैरह यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, वो सभी इनर सेक्ट के मास्टर थे। वो यहाँ पर आने के बाद सारी की सारी गुफा के बंदों को बाहर निकालते हैं और एक लाइन से सभी को खड़ा कर दिया जाता है और एक के बाद एक करते हुए सबके माइंड के अंदर से जाकर देखा जा रहा था कि क्या अभी यहाँ पर हुआ था और कैसे यहाँ का सारा स्पिरिचुअल ऑरा गायब हो गया। वांग यहाँ पर अपना नेट्स एंड सोल लेवल का मिड स्टेज ब्रेक थ्रू कर चुका था, तो उसके पास ये पावर तो आ ही गई थी कि वो अपनी कल्टीवेशन को सबके सामने थोड़ा सा छुपा सकता है। पहले वो ये चीज नहीं कर पाता था, लेकिन अब नेट्स एंड सोल लेवल ब्रेक थ्रू करने की वजह से वो अपनी कल्टीवेशन को छुपा पा रहा था। तो लोगों की नजर में वांग यही दिख रहा होता है कि वो अभी भी फाउंडेशन लेवल पर ही है। तो किसी का ज्यादा शक भी नहीं जाता वांग के ऊपर कि ये फाउंडेशन लेवल का बंदा इतना सारा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे चुरा सकता है। तो सबके सब लोग वांग को थोड़ा सा चेक करते हैं और उसको भी साइड कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई शक ही नहीं होता। इसी तरह से जितने भी वहां पर बंदे थे सब लोग यहाँ पर आसानी से बच जाते, कोई सबूत कुछ नहीं मिला था जितने भी लोग यहाँ आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस चीज से वांग बहुत खुश होता है, लेकिन वहां पर कुछ और ज्यादा पावरफुल बंदे भी थे जैसे कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल वाले। तो वांग को ये भी टेंशन नहीं थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, मेरी आइडेंटिटी रिवील होती है, तो मैं सीधा का सीधा अपना यहाँ पर स्टार कंपास पे सवार होकर भाग जाऊंगा, क्योंकि अच्छा खासा स्पिरिचुअल एनर्जी तो मैंने कलेक्ट कर ही चुका है। लेकिन वांग को यहाँ पर एक और चीज लग रही थी कि जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी ये आउटर सेक्ट के अंदर थी ना, उससे कहीं गुना ज्यादा इनर सेक्ट के अंदर है। तो वांग का दिल चाह रहा था कि वो एक बार इनर सेक्ट के अंदर भी जाए। अगर वहां जाकर भी स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर लेता है ना, तो वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल वापस से अचीव कर पाएगा और वो क्या, वो वहां से इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर भी जा सकता है। लेकिन इनर सेक्ट में जाने के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वो यही थी कि कंपटीशन जीतना पड़ेगा। कंपटीशन जो भी जीतेगा वही जा सकता है इनर सेक्ट के अंदर। और कंपटीशन को भी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था, करीब सिर्फ 3 ही महीने बाकी थे। उस बाद ही वहां पर वो कंपटीशन शुरू कर दिया जाएगा। तो वांग ने फैसला कर लिया था वो उस कंपटीशन में जरूर जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर सारे के सारे लोग जमा थे, तो दूर से वांग को एक लड़की दिखाई देती है जो उसके ऊपर ही नजर रखे हुए थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि थी लियोमी, जो काफी टाइम से वांग के ऊपर नजर रखी थी। तो वांग को भी जब थोड़ा डाउट होता है तो वो उसके ही पास चला जाता है और उससे पूछता है कि हेलो मिस, क्या मैं आपको जानता हूँ? बड़े टाइम से देख रहा हूँ आप मेरे ऊपर नजर रखी हुई है। वांग यहाँ पर लियोमी को पहचान जरूर चुका था, लेकिन वो बताता नहीं। पहले वो जानना चाह रहा था कि लियोमी यहाँ आई क्यों है। तो लियोमी कहती कि क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचान रहे? मुझे लगा था तुम मुझे पहचान लोगे, मैं बहुत टाइम पहले तुमसे मिली थी। तो वांग यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम सुजाकू की, जो लॉर्ड सुजाकू है, उसकी डिसेबल होना सबसे खास वाली मैंने तुम्हें देखा था जब तुम सुजाकू के साथ यहाँ पर आई थी, मेरे ही बैटल के बीच में, जब मैं रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट कर रहा था। ये चीज सुनकर लियोमी एकदम हैरान रह जाती है कि इतनी ज्यादा चीज वांग नोटिस
करता है इसने तो मेरे बारे में काफी कुछ चीजें जान कर रखी। तो वो उससे कहती कि बहुत अच्छी बात है, आसपास जितने भी लोग तुम्हारे होते हैं सबको अच्छे से नोटिस करते हो। लेकिन वांग जब भी लियोमी को देख रहा था ना, उसको अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसका दिल और दिमाग कह रहा होता है कि लियोमी के इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ना वो लियोमी के कल्टीवेशन पावर महसूस कर पा रहा था, ना ही वो उसके बारे में जान पा रहा था। वांग कहता है कि मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा, मुझे नहीं लगता कि लियोमी यहाँ पर कुछ अच्छे इंटेंशन के साथ आई है, तो इसके साथ ज्यादा टाइम तक रहना बिल्कुल ही मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता। तो वो वहां से सीधा ही जा चुका था। लेकिन लियोमी तो पहली बार ही वांग से मिली थी, लेकिन अब तो उसका आना जाना लगा ही रहेगा क्योंकि उसको नजर ही रखनी है वांग के ऊपर। तो वो तो उसको अकेले ऐसे नहीं छोड़ने वाली। देखते ही देखते वांग ऐसे कुछ और टाइम यहाँ पर बिता लेता है और अब वो टाइम आ चुका था जब कंपटीशन होगा। कंपटीशन का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है और जितने भी इनर सेक्ट के मास्टर वगैरह थे वो सब आ चुके थे क्योंकि आउटर सेक्ट में ही ये कंपटीशन होगा और जो 10,000 डिसाइपल में से जीतेगा उसी में से एक ऐसा बंदा होगा जो जाएगा इनर सेक्ट के अंदर। बहुत ही खतरनाक ये बैटल होने वाला है। बैटल का सिर्फ यही रूल था, जो सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा वही आगे बढ़ता जाएगा। हर दिन हजारों की तादाद में डिसाइपल मारे जाते। वांग भी इस बैटल को देखकर थोड़ा थोड़ा हैरान था कि इसमें तो कितने ही लोगों की जान लेनी है। लेकिन वांग तो अब तक के कितने लोगों की जान ले चुका है उसका हिसाब तो उसको खुद भी नहीं है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला था ये बैटल जीतने के लिए। वो भी बैटल के अंदर शान से आकर खड़ा हो जाता है और एक के बाद एक करते हुए सभी लोगों को मारने लग गया था। वो इतना मारता है कि वो सीधा एक हिसाब से सेमीफाइनल होता है ना, वहां तक के पहुंच चुका था। सिर्फ 10,000 में से 4 पावरफुल डिसाइपल बचे थे और उनमें से अपना एक वांग भी होता है। ये चारों का लास्ट फाइट होगा और जो भी फाइट में से जीतेगा वही कहलाएगा इस कंपटीशन का विनर, जिसको मौका मिलेगा इनर सेक्ट में जाने का। लेकिन प्रीव्यू में तो नहीं दिखाया गया कि वांग यहाँ पर ये फाइनल जीतेगा या नहीं जीतेगा। अब मेन हीरो है तो ज्यादा चांस तो है कि वांग जीतने ही वाला है, लेकिन किस तरह से जीतेगा, कितना खतरनाक तरीके से वो जीतेगा ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन वांग की नजर में एक बंदा था जिसके पास डेथ स्पेल नाम की एक खतरनाक टेक्निक थी। ये टेक्निक बिल्कुल वांग की जो रेड लाइटनिंग की पावर है ना उससे ही मिलती जुलती थी। एक हिसाब से जिसने भी डेथ स्पेल को बनाया है वो रेड लाइटनिंग को कॉपी करके बनाया है। तो वांग ये चीज देखकर हैरान रह चुका था कि इसके पास डेथ स्पेल कैसे आया। ये बड़ी ही मिस्टीरियस टेक्निक है। मानता हूँ कि मेरी जो रेड लाइटनिंग है वो ज्यादा एडवांस है डेथ स्पेल से, लेकिन डेथ स्पेल भी काफी कमाल की चीज है। तो वही बंदा वांग से ही फाइट करने के लिए पहुंच चुका था। साथ ही साथ वांग ने जब यहाँ पर इतने ज्यादा दिन गुजारे थे तो उसके जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन की अंडरस्टैंडिंग थी वो उसकी और ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। वो हमेशा लोगों को मारता था तो डेथ वाली जो अंडरस्टैंडिंग थी वो तो बढ़ ही चुकी थी। लेकिन इस बार जब वांग एकदम मरने के कगार पे पहुंचा और उसके बाद उसको एक हिसाब से दोबारा जिंदगी मिली ना, तो वो लाइफ की भी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से समझ चुका था। डेथ की अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ी रही थी लेकिन इस बार वांग के लाइफ की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी थी। और जब दोनों एक साथ बढ़ती है ना तो आर्टिस्टिक कंसेप्शन का भी ब्रेक थ्रू होता है। तो वांग कह रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा और मेहनत करूं और अच्छा इनर सेक्ट में जाकर कल्टीवेशन करूं ना तो मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन भी ब्रेक थ्रू करेगा और उसके बाद हो सकता है कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेट स्टेज पे या फिर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे भी पहुंच जाऊं। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में वांग को हम किसी अलग ही जगह पर देखते हैं जहां पर उसका हुलिया भी बदला हुआ था। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वांग ने यहाँ पर कंपटीशन को जीता है और वो सीधा चला गया है इनर सेक्ट के अंदर। लेकिन कंफर्मेशन हमें एपिसोड में ही होगा कि वांग ने सच में वो कंपटीशन जीता या नहीं जीता। जिस जगह पर वो आया था वो जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। वांग वहां पर भी आने के बाद अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। वो इस बार तो बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन कर रहा था ताकि आर्टिस्टिक कंसेप्शन और वो जो सील है दोनों की पावर खत्म कर सके। लेकिन कल्टीवेशन के दौरान ही अचानक से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट सीधा का सीधा वांग के ऊपर हमला कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। लेकिन ये बीस्ट था कौन, कहां से आया और क्यों वांग पे हमला कर रहा है, ये सब चीज तो अभी हमें नहीं बताई जाती। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। उसमें हम वांग को काफी अच्छे एक्शन में भी देखेंगे जो कि आने वाले संडे के दिन रिलीज होगा, जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ ये प्रीव्यू वाला जो एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स।